आज की ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जो सिर्फ अकेले सफर पर निकली थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सफर उसे ऐसी जगह ले जाएगा जहां इंसान जिंदा नहीं बचता, सिर्फ हंटेड बन जाता है, क्योंकि उस घने जंगल के अंदर कोई पहले से उसका इंतजार कर रहा था। कोई ऐसा जो बंदूक से पहले इंसान के डर से खेलता है। और जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे ये कहानी सर्वाइवल से ज्यादा साइकोलॉजिकल टॉर्चर बनती चली जाती है, जहाँ हर आवाज के पीछे मौत छुपी है, हर कदम के पीछे ट्रैप और हर सेकंड के साथ होप खत्म होती चली जाती है। और बिलीव मी, एपेक्स सिर्फ एक मूवी नहीं, ये 2 घंटे का ऐसा नाइटमेयर है जो धीरे धीरे आपके दिमाग के अंदर घुसता चला जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है बर्फ से ढके नॉर्वे के डेंजरस माउंटेन से, जहां साशा और उसका हस्बैंड टॉमी एक कपल है। साशा और उसका हस्बैंड टॉमी दोनों ही नशे के आदी है, लेकिन ड्रग से भी ज्यादा इन्हें जिस चीज का नशा है वो है डेंजर, जिन्हें जिंदगी सामान्य तरीके से जीना पसंद ही नहीं है। इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ने का शौक है, ऐसे पहाड़ जहां एक छोटी सी गलती इंसान की जान ले सकती है। और आज ये दोनों पहुंचे हैं नॉर्वे के मशहूर ट्रॉल वॉल पर, जो कि यूरोप की सबसे डेंजरस वर्टिकल क्लिफ्स में से एक मानी जाती है। इससे पहले भी ये कई बार इस पहाड़ को पार करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार इन्हें वापस लौटना पड़ा, क्योंकि ये कोई आम पहाड़ नहीं बल्कि पत्थर की एक ऐसी सीधी दीवार है जिस पर चढ़ना लगभग नामुमकिन माना जाता है। साशा के चेहरे पर अलग ही जुनून दिखाई दे रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे आज वो खुद को साबित करके रहेगी। इसीलिए दोनों क्लाइंबिंग गियर्स पहनकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। नीचे हजारों फीट गहरी खाई, ऊपर सिर्फ ठंडे पत्थर और चारों तरफ खामोशी, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही होती है। धीरे धीरे साशा उस पॉइंट तक पहुंच जाती है जहां तक वो अपनी पिछली कोशिशों में कभी नहीं पहुंच पाई थी। अब उसके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है, उसकी सांसें तेज हो जाती है, क्योंकि जीत उससे बस कुछ कदम दूर दिखाई दे रही होती है। लेकिन तभी जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, उसका हाथ पत्थर से फिसल जाता है। वो खुद को संभाल लेती है, फिर दोबारा कोशिश करती है, लेकिन एक बार फिर फेल हो जाती है। बार बार कोशिश करने के बाद भी वो उस पॉइंट को पार नहीं कर पाती। नीचे लटका हुआ टॉमी उसे देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि साशा खुद पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर डाल रही है, इसीलिए वो शांत आवाज में कहता है, आज के लिए इतना काफी है, हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अब धीरे धीरे मौसम और खराब होने लगता है। ऊपर काले बादल छा जाते हैं और तेज हवाएं पूरे पहाड़ को हिलाने लगती हैं। तभी इन्हें एहसास होता है कि कुछ ही देर में यहाँ एक बड़ा तूफान आने वाला है। इतनी ऊंचाई पर खुले में रुकना मौत को बुलाने जैसा था, इसलिए दोनों वहीं पहाड़ के बीच अपने हैंगिंग टेंट को सेट कर लेते हैं। हजारों फीट की ऊंचाई पर हवा में लटका हुआ वो छोटा सा टेंट, जिसके नीचे सिर्फ गहरी खाई थी। दोनों उसके अंदर जाकर आराम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज टॉमी अजीब तरीके से परेशान दिखाई दे रहा होता है। उसके हाथ में उसका लकी कॉम्पास होता है, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता था। टॉमी मानता था कि ये कॉम्पास उसे हर मुश्किल रास्ते से बाहर निकाल देता है, लेकिन आज वो कॉम्पास सही डायरेक्शन नहीं दिखा रहा होता। अब टॉमी साशा की तरफ देखकर कहता है कि हमें नीचे उतर जाना चाहिए, तूफान रुकने के बाद हम दोबारा कोशिश कर लेंगे। साशा पहले मना करती है, क्योंकि वो इतनी दूर आने के बाद वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन मौसम की हालत देखकर आखिरकार वो भी मान जाती है। और फिर दोनों रात के अंधेरे में नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, तेज हवाएं और मौत जैसी खामोशी। अंधेरे की वजह से उन्हें ठीक से रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा होता। हर कदम बहुत संभल कर रखना पड़ रहा था, क्योंकि एक छोटी सी गलती सीधे हजारों फीट नीचे गिरा सकती थी। लेकिन तभी अचानक ऊपर से एवलांच आ जाता है। पहाड़ के ऊपर जमा बर्फ तेज आवाज के साथ नीचे गिरने लगती है और उसके साथ बड़े बड़े पत्थर भी टूटकर नीचे आने लगते हैं। टॉमी तुरंत समझ जाता है कि अगर उन्होंने अभी कवर नहीं लिया तो दोनों मारे जाएंगे। इसीलिए वो साशा को धक्का देकर चट्टानों के नीचे सेफ जगह पर पहुंचा देता है, ताकि पत्थर उससे ना टकराए। लेकिन खुद टॉमी बच नहीं पाता। एक बड़ा पत्थर सीधे उसके सिर पर आकर लगता है। उसका शरीर बैलेंस खो देता है और वो अपनी रोप के साथ नीचे गिर जाता है। हालांकि रोप की वजह से वो पूरी तरह नीचे नहीं गिरता, बल्कि हवा में लटक जाता है। लेकिन पत्थर इतनी जोर से लगा था कि उसी पल उसकी मौत हो चुकी होती है। अब टॉमी का पूरा वजन रस्सी के जरिए साशा पर आ चुका था। रस्सी का दूसरा सिरा साशा के हार्नेस से बंधा हुआ होता है और जिस हुक के सहारे रोप चट्टानों में फंसी हुई थी वो भी धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। साशा समझ जाती है कि अगर उसने टॉमी का वजन पकड़े रखा तो कुछ ही सेकंड में दोनों नीचे गिर जाएंगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसके हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन उसके पास अब कोई
दूसरा रास्ता नहीं था और फिर कांपते हुए हाथों से वो रस्सी छोड़ देती है। टॉमी का शरीर अंधेरे में हजारों फीट नीचे गिर जाता है, जबकि साशा उसी चट्टान से चिपककर किसी तरह अपनी जान बचा लेती है। 5 महीने बीत चुके होते हैं और अब साशा अपने देश वापस आ चुकी होती है, लेकिन आज भी वो उस रात को भूल नहीं पाई थी जब ट्रॉल वॉल पर टॉमी की मौत हुई थी, क्योंकि उसके दिल में लगातार यही गिल्ट चल रहा होता है कि अगर वो उस पहाड़ को पार करने की जिद ना करती तो शायद टॉमी आज जिंदा होता। वो बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी होती है और टॉमी का वही लकी कॉम्पास आज भी उसके पास होता है, जिसे वो हर वक्त अपने साथ रखती है, जैसे अब वही टॉमी की आखिरी निशानी हो। इसी बीच साशा फैसला करती है कि वो कुछ समय अकेले बिताने के लिए ऑस्ट्रेलिया के वंदररा नेशनल पार्क जाएगी। शायद नेचर के बीच जाकर वो अपने दर्द और गिल्ट से बाहर निकल पाए। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ का रेंजर उसे तुरंत वार्निंग देता है कि उस नेशनल पार्क के अंदर पहले भी कई लोग जा चुके हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग कभी वापस नहीं लौटे। और तभी साशा वहाँ दीवार पर लगी कई मिसिंग लोगों की फोटोज देखती है, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि ये जगह बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है अंदर से उतनी ही खतरनाक है। लेकिन साशा किसी भी हालत में वहाँ जाना चाहती थी, इसलिए रेंजर उसका नाम और एड्रेस नोट कर लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी जानकारी रिकॉर्ड में रहे। इसके बाद साशा वहाँ से निकलकर रास्ते में एक छोटे से गैस स्टेशन स्टोर पर रुकती है, जहाँ 2 हंटर्स उसे अजीब तरीके से परेशान करने लगते हैं और माहौल धीरे धीरे अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ बेन नाम का एक आदमी आता है जो वहाँ ड्राई फिश बेच रहा होता है। वो उन हंटर्स से कहता है कि उसे परेशान मत करो, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। साशा उसे थैंक्स कहती है और उसके सूखे हुए फिश का एक पैकेट खरीद लेती है, फिर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका जीपीएस सही से काम नहीं कर रहा और मैप देखकर भी उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा होता। उसी समय बेन वहाँ आ जाता है और साशा उसे मैप में एक जगह दिखाती है जिसका नाम ग्रैंड आइल नैरोज होता है, जो बहुत घने जंगलों और रिवर्स के बीच मौजूद था। फिर वो उससे कहती है कि वो वहाँ जाना चाहती है। बेन उसे बताता है कि ग्रैंड आइल नैरोज तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं, जिनमें से एक आसान और सुरक्षित है, जबकि दूसरा रास्ता काफी मुश्किल और खतरनाक है। लेकिन उसी रास्ते में सबसे खूबसूरत व्यूज और अनटच्ड जंगल देखने को मिलते हैं, इसलिए साशा बिना ज्यादा सोचे वही मुश्किल रास्ता चुन लेती है। उसका सफर एक छोटे से बे एरिया से शुरू होना था और जब वो वहाँ पहुँचती है तब तक रात हो चुकी होती है, इसलिए वो वहीं अपना कैंप लगाने का फैसला करती है। लेकिन तभी वहाँ वही दोनों हंटर्स भी आ जाते हैं जिन्होंने गैस स्टेशन पर उसे परेशान किया था। साशा समझ जाती है कि शायद वो लोग फिर से उसे परेशान करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो तुरंत अपनी गाड़ी के अंदर जाकर खुद को लॉक कर लेती है और सेफ्टी के लिए पेपर स्प्रे भी निकाल कर अपने पास रख लेती है, ताकि अगर कोई उसके करीब आए तो वो खुद को बचा सके। लेकिन सरप्राइजिंगली वो हंटर्स उसके पास नहीं आते और कुछ देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद साशा कुछ देर गाड़ी में आराम करती है और सुबह होते ही अपनी कायक लेकर पानी में उतर जाती है, क्योंकि उसके सफर का असली रास्ता अब रिवर्स और जंगलों के बीच से शुरू होने वाला था। सच में उस जगह के नज़ारे बेहद खूबसूरत थे। चारों तरफ घने जंगल, शांत पानी और ऐसी खामोशी जैसे वहाँ इंसानों की दुनिया कभी पहुँची ही न हो। काफी देर तक पानी में ट्रैवल करने के बाद जब वो एक किनारे पर पहुँचती है तो वहाँ उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वहाँ कई लोगों का सामान बहुत करीने से रखा हुआ था और वो सामान उन्हीं मिसिंग लोगों का था जो इस नेशनल पार्क से गायब हो चुके थे। हालांकि साशा उस समय काफी थक चुकी होती है, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहीं आराम करने का फैसला करती है। पानी में लगातार ट्रैवल करने की वजह से उसके कपड़े भी भीग चुके थे, इसलिए वो उन्हें सुखाती है और फिर बेन से खरीदा हुआ ड्राई मीट खाकर अपनी भूख मिटाती है, जिसके बाद वो अपने टेंट के अंदर जाकर सो जाती है। लेकिन अगली सुबह उसकी आंख बाहर कुछ हलचल होने की आवाज से खुलती है और जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि उसका बैग वहाँ से गायब है, यानी रात में कोई उसका सामान लेकर जा चुका था। और तभी उसकी नजर टेंट के अंदर पड़े एक सांप पर जाती है, जिसे देखकर वो डर जाती है, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और अंदर रहती तो शायद सांप उसे काट सकता था। इसके बाद वो फिर से अपनी कायक लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे किनारे पर एक और बोट दिखाई देती है और जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वो बेन का कैंप था। बेन को वहाँ देखकर साशा को राहत महसूस होती है, क्योंकि इस सुनसान जंगल में फिलहाल वही एक जाना पहचाना चेहरा था। फिर वो उसे बताती है कि पिछली रात उसका बैग कोई चुरा कर ले गया। बेन कैजुअली जवाब देता है कि शायद किसी जानवर ने ऐसा किया होगा और फिर वो साशा को मछली पका
पकाकर खिलाता है। बातों बातों में बेन बताता है कि वो ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, उसकी माँ उसे बचपन में यहाँ लाई थी और उसके बाद वो हमेशा के लिए यही रह गया। फिर अचानक वो साशा से कहता है कि तुम्हें तो माउंटेन्स पसंद है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर साशा थोड़ा हैरान जरूर होती है, क्योंकि उसने उसे अपने बारे में इतना कुछ बताया ही नहीं था, लेकिन वो उस समय इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। फिर साशा उसे उन हंटर्स के बारे में बताती है जो पिछली रात उसके कैंप के पास आए थे, लेकिन बेन मुस्कुराकर कहता है कि तुमने उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल किया, वो तुम्हारे पास भी नहीं आए। अब साशा पूरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि बेन उसे लगातार देख रहा था। और तभी बेन खुद सच बता देता है कि उसने जानबूझकर उसे यही रास्ता बताया था और वो शुरू से उसका पीछा कर रहा है। अब साशा समझ जाती है कि उसका बैग भी उसी ने चुराया था, लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछती, बेन खुद उसका बैग लाकर उसके सामने रख देता है। तभी साशा नोटिस करती है कि उसका ब्रेसलेट अब बेन ने पहना हुआ है और उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि वो बहुत बड़े खतरे में फंस चुकी है। इसके बाद बेन एक क्रॉसबो और स्पीकर उसके सामने रखता है और बिल्कुल शांत आवाज में कहता है कि वो एक हंटर है, लेकिन जानवरों का नहीं, इंसानों का शिकार करता है। फिर वो कहता है कि वो उसे अपनी जान बचाने का एक मौका दे रहा है। वो एक गाना चलाएगा और जब तक वो गाना बजेगा तब तक साशा भाग सकती है, लेकिन जैसे ही म्यूजिक बंद होगा वो उसका शिकार शुरू कर देगा। साथ ही वो बताता है कि उसका फोन अब उसके पास है, जबकि बैग में सर्वाइवल के लिए जरूरी सारा सामान मौजूद है। इसके बाद बेन गाना प्ले कर देता है और डर से कांपती हुई साशा तुरंत अपना बैग लेकर कायक में बैठती है और पानी के रास्ते वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि बेन कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक डेंजरस साइको किलर है। घबराहट में वो तेजी से कायक चलाने लगती है, लेकिन डर और जल्दबाजी की वजह से वो एक वाटरफॉल एरिया में पहुंच जाती है, जहां उसकी कायक पलट जाती है और वो उसे खो देती है। कायक खोने के बाद साशा किसी तरह पानी से बाहर निकलती है और घबराई हुई हालत में जंगल की तरफ भागना शुरू कर देती है, क्योंकि अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, किसी भी तरह बेन से दूर निकलना। भागते भागते अचानक उसे दूर से लोगों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई फैमिली वहाँ कैंपिंग कर रही हो। बच्चों की हंसी और लोगों की बातें सुनकर पहली बार उसे लगता है कि शायद अब उसे मदद मिल सकती है। इसी उम्मीद में वो जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ बढ़ती है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ कोई फैमिली नहीं होती बल्कि बेन का रखा हुआ एक फोन होता है जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी। उस रिकॉर्डिंग में वही फैमिली दिखाई दे रही होती है जो कुछ समय पहले वहाँ घूमने आई थी। असल में ये सब साशा को ट्रैप करने के लिए किया गया था, ताकि वो आवाज सुनकर खुद वहाँ तक चली आए। तभी अचानक बेन उस पर अपने क्रॉसबो से तीर चलाता है, लेकिन साशा किसी तरह बच जाती है और तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देती है। हालांकि बेन लगातार उसके पीछे एरोस चलाता रहता है और उनमें से एक तीर उसके पैर में जाकर लग जाता है, जिससे उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। चोट लगने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे नदी में गिर जाती है, जहाँ पत्थरों से टकराने की वजह से उसके सिर पर भी चोट आ जाती है। लेकिन इतनी हालत खराब होने के बाद भी साशा हार नहीं मानती और किसी तरह खुद को संभालते हुए नदी के किनारे पहुंच जाती है। सबसे पहले वो अपने भीगे हुए कपड़े बदलती है, क्योंकि लगातार गीले कपड़ों में रहना उसके लिए और भी खतरनाक हो सकता था। फिर थोड़ी एनर्जी के लिए कुछ खाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अगर खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं रखा तो वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन उसे ये भी पता था कि बेन कभी भी वहाँ पहुँच सकता है, इसलिए कुछ देर आराम करने के बाद वो एक बार फिर जंगल के अंदर भागना शुरू कर देती है। साशा आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां आगे का रास्ता पूरी तरह बंद दिखाई देता है, लेकिन तभी उसे चट्टानों के बीच एक बहुत संकरा रास्ता नजर आता है। वो किसी तरह उस तंग रास्ते से निकलकर ऊपर चट्टानों पर पहुंच जाती है और वहां से दूरबीन की मदद से नीचे देखने लगती है। तब उसे दूर बेन का कैंप दिखाई देता है और वहाँ उसकी बोट अब भी मौजूद थी। दूरबीन से नीचे देखते हुए साशा को एहसास होता है कि बेन अब उसके बहुत करीब पहुंच चुका है और तभी बेन की नजर भी उस पर पड़ जाती है। इसलिए खुद को बचाने के लिए साशा तुरंत वहां से नीचे उतरती है और चट्टानों के बीच एक बड़े पत्थर के नीचे जाकर छुप जाती है। कुछ देर बाद बेन ऊपर पहुंचता है और उस दरार से नीचे देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां साशा दिखाई नहीं देती, इसलिए वो वहां से वापस चला जाता है। बेन के जाते ही साशा फिर से ऊपर आती है और धीरे धीरे उसके कैंप की तरफ बढ़ती है, जहाँ वो देखती है कि
कि बेन बिल्कुल आराम से नदी में नहा रहा है, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि अब साशा किसी भी हालत में उससे बच नहीं सकती। असल में साशा वहाँ सिर्फ एक वजह से वापस आई थी और वो थी उसकी बोट, क्योंकि उसके बिना उस जंगल से निकलना लगभग नामुमकिन था। वो चुपके से पानी के अंदर उतरती है और धीरे धीरे बोट तक पहुँचने की कोशिश करती है, लेकिन ये भी बेन का लगाया हुआ ट्रैप था, क्योंकि बोट के नीचे उसने एक फंदा लगाया हुआ था जिसमें साशा का पैर फंस जाता है। अब बेन उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी साशा अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालकर उसके चेहरे पर डाल देती है, जिससे उसकी आंखों में तेज जलन शुरू हो जाती है। मौका देखकर साशा की नजर पास पड़े क्रॉसबो पर जाती है और वो उसे हासिल करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तब तक बेन पानी से अपना चेहरा साफ कर चुका होता है। वो चेन खींचकर साशा को रोक लेता है और खुद क्रॉसबो उठा लेता है। फिर शांत आवाज में उससे कहता है कि उसके पास जो पेपर स्प्रे है वो उसे नीचे फेंक दे। मजबूर होकर साशा उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद बेन उसके पैर को ट्रैप से बाहर निकालता है और कहता है कि उसने शुरुआत में उससे पूछा था कि वो आसान रास्ता चुनेगी या मुश्किल रास्ता, और उसने खुद मुश्किल रास्ता चुना था। वो कहता है कि अगर साशा आसान रास्ते से जाती तो शायद कब की अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी होती, लेकिन अब वो इस जंगल में फंस चुकी है। इसके बाद बेन अपने बारे में और भी डरावनी बातें बताना शुरू करता है। वो कहता है कि यहाँ रहने वाले पुराने नरभक्षी ट्राइब्स के रिचुअल्स को वो फॉलो करता है और उनका मानना था कि जिस इंसान को वो मारते हैं उसकी आत्मा हमेशा उनके अंदर जिंदा रहती है। फिर वो साशा की तरफ देखकर कहता है कि जब वो उसे मारेगा तब उसकी स्पिरिट भी उसके अंदर जिंदा रहेगी। उस रात साशा बारिश में बंधी हुई पूरी रात बाहर बैठी रहती है और अगली सुबह बेन उसे अपनी बोट में बैठाकर दूसरी जगह ले जाने लगता है। उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और अब वो पूरी तरह उसकी कैदी बन चुकी थी। रास्ते में बेन उसे बताता है कि रेंजर ऑफिस के रजिस्टर में उसने उसका नाम और एड्रेस देखा था। वहीं से उसे पता चला कि साशा को माउंटेन्स पर चढ़ने का शौक है और वो अपने हस्बैंड टॉमी के साथ ट्रॉल वॉल पर गई थी, जहां टॉमी की मौत हो गई। साशा उससे कहती है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन बेन उसके गिल्ट को और बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। कुछ देर बाद वो उसे पानी में फेंक देता है और चेन से बांधकर खींचते हुए एक गुफा तक ले जाता है। गुफा के अंदर पहुंचकर साशा जो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ उसी फैमिली की डेड बॉडीज पड़ी होती है, जिसका वीडियो उसने फोन में देखा था। अब साशा समझ जाती है कि बेन सिर्फ किलर नहीं बल्कि पूरी तरह साइको इंसान है। वो लोगों को मारता है, उनकी स्किन को सुखाकर बेचता है और खुद को किसी ट्राइबल हंटर की तरह मानता है। फिर वो साशा को बताता है कि आज तक उसे कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट नहीं मिली जिसकी वजह से उसका रिचुअल पूरा हो सके, क्योंकि ट्राइब्स का मानना था कि किसी इंसान की स्पिरिट को अपने अंदर कैद करने के लिए उसका लिवर खाना जरूरी होता है। बेन कहता है कि उसने बहुत लोगों को मारा लेकिन उसे कभी कोई स्ट्रॉन्ग स्पिरिट नहीं मिली, लेकिन अब आखिरकार उसे वो मिल चुकी है और वो है साशा। यानी अब वो साशा को मारकर अपना रिचुअल पूरा करना चाहता था। इसके बाद वो अपने नकली दांत निकालता है और साशा को अपने असली दांत दिखाता है, जो किसी जंगली जानवर की तरह नुकीले और शार्प थे, क्योंकि उसने खुद उन्हें घिस घिस कर वैसा बना लिया था। बेन बताता है कि जब वो छोटा था तब अपनी माँ के साथ यहाँ आया था और सबसे पहले उसी ने अपनी माँ को मारकर अपना पहला शिकार बनाया था, जिसके बाद उसने कई लोगों को इसी तरह मारना शुरू कर दिया। अब वो धीरे धीरे साशा के करीब आने लगता है, लेकिन तभी मौका देखकर साशा उसके कान को अपने दांतों से काट लेती है, जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। वो तुरंत पानी में कूद जाती है, लेकिन बेन भी उसके पीछे कूद पड़ता है और चेन के जरिए खुद को उससे बांध लेता है ताकि वो भाग ना सके। लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होता है और उसी दौरान दोनों एक बड़े वाटरफॉल से नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पानी के अंदर पत्थर से टकराकर बेन कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। दोनों किसी तरह नदी के किनारे पहुंचते हैं और साशा मौका देखकर पत्थर उठाकर उसे मारने ही वाली होती है कि तभी बेन को होश आ जाता है और वो तुरंत उस पर हमला कर देता है। हालांकि उस समय बेन आसानी से साशा को मार सकता था, लेकिन वो इस खेल को इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक शिकार था जिसे वो धीरे धीरे एंजॉय करना चाहता था। इसीलिए वो उसे जिंदा छोड़ देता है, लेकिन तभी साशा को मौका मिल जाता है और वो पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाकर सीधे उसके पैर पर मार देती है, जिससे बेन के पैर की हड्डी टूट जाती है। इसके बाद दोनों वही थक कर पड़े रहते हैं, क्योंकि साशा भी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका शरीर
जख्मों से भरा हुआ था और इतनी देर तक लगातार भागते रहने की वजह से उसके अंदर अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। धीरे धीरे रात हो जाती है और उसी खामोशी में साशा अपने दिल की बातें बोलना शुरू करती है। वो कहती है कि उसे आज तक नहीं पता कि जब उसने टॉमी की रस्सी छोड़ी थी तब वो जिंदा था या पहले ही मर चुका था। वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानती है क्योंकि टॉमी पहले ही वापस लौटने के लिए कह रहा था, लेकिन ट्रॉल वॉल को पार करने की उसकी जिद की वजह से उन्हें वहाँ रुकना पड़ा और आखिरकार उसी रात टॉमी की जान चली गई। साशा रोते हुए कहती है कि शायद उस दिन टॉमी की किस्मत उसके साथ नहीं थी। दोनों पूरी रात वहीं पड़े रहते हैं और अगली सुबह साशा बेन से कहती है कि अगर उसे यहाँ से जिंदा निकलना है तो उसे उसके साथ उस चट्टान पर चढ़ना होगा, क्योंकि वो दोनों अब भी एक दूसरे से बंधे हुए थे और साशा अकेले वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती थी। दूसरी तरफ बेन भी समझ चुका था कि इस हालत में वो अब साशा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका पैर टूट चुका था और अगर उसने साशा को मार दिया तो वो खुद भी वहीं फंसकर मर जाएगा। इसीलिए वो उससे डील करता है और कहता है कि अगर साशा उसे ऊपर तक ले गई तो वो उसे जिंदा जाने देगा। इसके बाद साशा उसे हार्नेस से बांधती है और दोनों धीरे धीरे चट्टान पर चढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन साशा को बेन पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, इसलिए वो चढ़ते समय धीरे धीरे हुक और हार्नेस के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। तभी बेन, जो रस्सी के दूसरे सिरे से बंधा हुआ था, उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि साशा कुछ करने वाली है। साशा तुरंत बहाना बनाती है कि वो सिर्फ रस्सी चेक कर रही थी, लेकिन असल में वो पहले ही प्लान बना चुकी होती है। कुछ देर बाद वो उस डेंजरस एज तक पहुंचती है जहां उसे ट्रॉल वॉल वाली घटना याद आने लगती है, लेकिन इस बार वो डरती नहीं। वो चुपके से रस्सी को एक लकड़ी से बांध देती है और हार्नेस को लूज कर देती है। बेन समझ जाता है कि साशा उसे मारने वाली है, इसलिए वो पूरी ताकत से रस्सी खींचता है, लेकिन हार्नेस लूज होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रस्सी के साथ सीधा नीचे गहरी खाई में गिर जाता है। इस बार बेन हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि साशा जिस जगह पर थी वहाँ से नीचे उतरना नामुमकिन था और अब उसके पास हार्नेस भी नहीं बचा था। यानी अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता था ऊपर चढ़ने का। वो चट्टानों के उस खतरनाक हिस्से को धीरे धीरे पार करना शुरू करती है। एक छोटी सी गलती सीधा मौत दे सकती थी। एक जगह उसका हाथ फिसल जाता है और वो चट्टान से लटक जाती है, लेकिन इस बार वो पैनिक नहीं करती बल्कि शांत दिमाग से खुद को संभालती है और किसी तरह वहाँ से बाहर निकलकर आखिरकार ऊपर पहुँच जाती है। पर पहुँचने के बाद वो सड़क तक पहुँचती है जहाँ उसे एक गाड़ी मिल जाती है जो उसे रेंजर ऑफिस तक छोड़ देती है। वहाँ पहुँचकर साशा रेंजर को बेन की गुफा के बारे में बताती है और कहती है कि इतने सालों से जितने लोग इस जंगल से गायब हुए थे उनके अवशेष वहीं मिलेंगे। इसके बाद वो अकेले समुद्र के किनारे जाती है और समंदर के किनारे खड़ी साशा काफी देर तक उस कॉम्पास को अपने हाथों में पकड़े रहती है। वही कॉम्पास जिसे टॉमी अपनी किस्मत मानता था और शायद यही वजह थी कि टॉमी की मौत के बाद भी साशा उसे खुद से अलग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ एक कॉम्पास नहीं टॉमी की आखिरी याद था। लेकिन आज पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं शांति दिखाई दे रही होती है, क्योंकि इस जंगल में उसने सिर्फ एक खूंखार किलर का सामना नहीं किया बल्कि अपने अंदर छुपे उस गिल्ट का भी सामना किया जो पिछले 5 महीनों से उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। धीरे धीरे वो कॉम्पास को देखती है, उसकी आंखें नम हो जाती है और फिर बिना कुछ कहे उसे समंदर की लहरों में बहा देती है। कॉम्पास धीरे धीरे पानी में दूर जाता रहता है और साशा बस उसे शांत खड़ी होकर देखती रहती है, क्योंकि आज पहली बार उसने टॉमी को खोया नहीं था बल्कि खुद को उस दर्द से आजाद किया था जो उसे जीने नहीं दे रहा था। और शायद जिंदगी भी यही सिखाती है कि कुछ हादसे हमारी गलती नहीं होते, लेकिन फिर भी हम सालों तक उनका बोझ अपने अंदर उठाए रखते हैं। लेकिन जिस दिन इंसान उस बोझ को छोड़ना सीख जाता है उसी दिन वो सच में फिर से जीना शुरू करता है। और इसी इमोशनल मैसेज के साथ एपेक्स की कहानी यही खत्म हो जाती है।